हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस लेक्चर नंबर 5 में। इस लेक्चर में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस और साथ ही ये चैप्टर आज हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस है, ये रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, RED और OX, ठीक है, रेडॉक्स। अब यहाँ पे ये जो रेड है, इस रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ये जो रेडॉक्स है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो जब हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडेशन की जब हम बात करते हैं तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन लॉस हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जिसमें या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। ऑक्सीडेशन जहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। अब अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो जैसे कॉपर और ऑक्सीजन, जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, हम बताते हैं। तो ये जो कॉपर था, ये कॉपर को जब हम रिएक्शन से पहले देख रहे हैं तो इसके पास कुछ नहीं है, ये कॉपर अकेला है। लेकिन जब हम इस कॉपर को रिएक्शन के बाद देख रहे हैं तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया। तो ये जो कॉपर था, इस कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया, तो यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। अगर किसी के पास कुछ आ जाता है तो उसे हम गेन कहते हैं, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो इस कॉपर को क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी को ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इसको खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा कि ये जो मैग्नीशियम था, पर खुद से कि ये जो मैग्नीशियम था, ये मैग्नीशियम क्या हुआ है। वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, हम आपको बताते हैं फिर। ये जो मैग्नीशियम रिबन था, इस मैग्नीशियम रिबन के पास रिएक्शन से पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन के बाद इसको देख रहे हैं तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया। जब रिएक्शन से पहले देख रहे थे कुछ नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद इसको देखें तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया। मतलब इसके पास भी गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है और इस रिएक्शन में कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जब यहाँ पे अगर बात करें तो कॉपर था, कॉपर के पास रिएक्शन से पहले कुछ नहीं था। अब जब कुछ भी नहीं था लेकिन रिएक्शन के बाद देख रहे हैं तो इसके पास ऑक्सीजन आ गया है। जब ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे। अब कॉपर ऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था और ये दूसरा एग्जाम्पल। जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है हमारा कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे अब ये इसको ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो कॉपर था, ये पहले कॉपर अकेला नहीं था, कॉपर के साथ पहले क्या था, ऑक्सीजन भी था। यहाँ पे पहले क्या था, ऑक्सीजन भी था। लेकिन अब देख रहे हैं तो कॉपर के पास कुछ नहीं है। पहले जब देख रहे थे तो उसके पास ऑक्सीजन था, अब जब देख रहे तो उसके पास कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। जब आप पहले कुछ था और अब नहीं है, मतलब आपका लॉस हो गया है। यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, रिडक्शन। और इसी को हम एक और एग्जांपल से इसको हम ऊपर लिखते हैं फिर से। ये जो कॉपर ऑक्साइड है, इसको जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये बन गया है कॉपर प्लस वाटर। तो यहाँ पे इसको देखते हैं। सबसे पहले इस कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है अभी,
रिएक्शन से पहले इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन रिएक्शन के बाद इसका ऑक्सीजन गायब हो गया। रिएक्शन से पहले था ऑक्सीजन, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन गायब, तो यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे क्या कहते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे कहते हैं रिडक्शन। तो यानी कि इसका हुआ है रिडक्शन। और अगर हम यहाँ पे वाटर की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो इस यहाँ पे, या फिर अभी हम अगले एग्जाम्पल में इसको और समझते हैं, फिलहाल इसके लिए इसमें इतना ही कि जो कॉपर ऑक्साइड था इसके पास ऑक्सीजन था और अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब इसी में या फिर इसी में हम एक बार बात कर ही लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये बन गया कॉपर प्लस वाटर। अब इसके साथ देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। पहले इसके साथ कुछ नहीं था, लेकिन अब इस हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया है, ऑक्सीजन। अब इस हाइड्रोजन के साथ क्या आ गया है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। पहले इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन है तो गेन हुआ। आपके पास मान के चलिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब आपके पास कुछ है तो गेन हुआ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कुछ भी नहीं था, अब इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन है, तो यानी कि इसको ऑक्सीजन का गेन हुआ है। और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे पढ़े हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इस हाइड्रोजन का क्या हुआ है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो इसमें दोनों हुआ है। इस कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था तो ये अब ऑक्सीजन हट गया, तो इसका हो गया है एक मिनट बस रुकिएगा। स्टाइलस काम नहीं कर रहा सही से, वेट अ मिनट। वेट अ मिनट। स्टाइलस काम करना बंद कर दिया, वेट अ मिनट। तो जब हम यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को देख रहे थे, एक बार फिर से इसको देखिएगा, यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड था तो ये कॉपर ऑक्साइड हमारा ये जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड के पास पहले कॉपर ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब इस कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ और इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इस रिएक्शन में दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों, ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा हो, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन in which both oxidation and reduction takes place। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है, तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो ये हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल बात करें, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारा MnO2 प्लस HCl, MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे इस मैंगनीज ऑक्साइड को,
अब इसके पास पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। रिएक्शन से पहले इसके पास ऑक्सीजन था लेकिन रिएक्शन के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ, फिर से बोलिएगा एक बार कि पहले रिएक्शन से पहले इसके पास देख रहे थे तो क्या था, ऑक्सीजन था। रिएक्शन के बाद देखिए अब मैं तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है इसका, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं, अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब एक बार 2 मिनट के लिए इसमें सोचिएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। दो मिनट वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको सोचिएगा कि इसमें ये जो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन। अब यहाँ पे HCl, इसके पास अब ऑक्सीजन का तो बात है ही नहीं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का नहीं देखेंगे। यहाँ पे इस क्लोरीन के पास देखते हैं, इस क्लोरीन के पास पहले हाइड्रोजन था, इस क्लोरीन के पास पहले क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। पहले क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है और MnO2 का रिडक्शन हुआ है। अब इस चीज़ को लिखना क्या क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, MnO2 और HCl। MnO2 का हुआ है रिडक्शन, MnO2 का हुआ है रिडक्शन, और HCl का हुआ है ऑक्सीडेशन। MnO2 का क्या हुआ है, रिडक्शन, और HCl का हुआ है ऑक्सीडेशन। MnO2 का रिडक्शन, HCl का ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, याद रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो HCl का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट था, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो MnO2 का रिडक्शन हुआ है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। MnO2 जो HCl के साथ रिएक्ट किया तो MnCl2 प्लस H2O और साथ में Cl2 गैस प्रोड्यूस किया है। अब HCl यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, HCl का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और MnO2 का रिडक्शन हुआ है और वो Cl2 बन गया है। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोगों को देखना था। अब हम लोग आगे अगर बढ़ें तो एक और एग्जांपल दिया हुआ है जो हम लोग देख ही लेते हैं। ZnO plus C gives Zn plus CO। ZnO, अभी इसके पास ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब रिडक्शन। अब पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन। तो इसका ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है और ZnO का रिडक्शन हुआ है। ZnO का रिडक्शन, अब जिसका रिडक्शन वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारे एवरीडे लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है। सबसे पहले बात करते हैं कोरोजन। हम लोगों को दो पढ़ना है, कोरोजन और रैंसिडिटी। अब ये दोनों क्या होता है, तो जब हम बात करते हैं कोरोजन की, तो कोरोजन जब कोई मेटल धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है, वो अपना डिस्ट्रक्शन होता है, उसका खराब होना शुरू होता है, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। द स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द
द स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर केमिकल रिएक्शंस विद एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। अब ये जो धीरे धीरे समय के साथ जो मेटल्स होते हैं वो अपना जो प्रॉपर्टी होता है वो ख़राब होना शुरू होता है, वो धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक गैसेज के साथ और जो हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और अपना प्रॉपर्टी ख़राब करना शुरू करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। द स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, द स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस विद एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। हवा में जो मॉइस्चर्स और एयर प्रेजेंट है, जैसे द स्लो एंड ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर केमिकल रिएक्शंस विद एटमॉस्फेरिक गैसेज। हवा में जो एटमॉस्फेरिक गैसेज प्रेजेंट है उस एटमॉस्फेरिक गैसेज के कारण और हवा में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उस मॉइस्चर के कारण जो धीरे धीरे क्या होता है वो हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ और एटमॉस्फेरिक गैसेज के साथ रिएक्ट कर जाता है और धीरे धीरे वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसे कहते हैं कोरोजन। अब हम लोगों को 3 चीज़ों के कोरोजन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर और कोरोजन ऑफ कॉपर। ये तीनों हो तो रहा है कोरोजन, बस आयरन के लिए एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है रस्टिंग, सिल्वर के लिए टर्निशिंग और कोरोजन कॉपर का कोरोजन ही कहलाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोजन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म अ ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन जो है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर एक ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस, मतलब अपने ऊपर ब्राउन कलर का सब्सटेंस एक लेयर बना लेता है जिसको हम कहते हैं रस्ट। जैसे ये आयरन का सब्सटेंस था, इसके ऊपर एक लेयर आ जाता है जब वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है। अब हम आपको पहले ही बताए थे वो जो फेरस सल्फेट जब टूट रहा था, FeSO4 जब टूट रहा था तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनता है। ये Fe2O3 हमारा रस्ट का भी फॉर्मूला होता है। तो ये जो रस्ट है वो रस्ट का भी फॉर्मूला होता है। उसके साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच होते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट किया, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट किया। तो और दिस इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्योंकि यहाँ पे जब आयरन के ऊपर जंग लग रहा होता है, कोरोजन हो रहा होता है, तो उस दौरान कुछ हीट भी प्रोड्यूस होता है। अब वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम लोग उसको फील कर सकें, पर हीट भी रिलीज होता है। इस चीज़ को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी चीज़ को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कि जब आयरन जो है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस लेयर चढ़ा लेता है, उसे हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। और वो जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.X H2O। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, अब आप देखिए होइएगा कि समय के साथ सिल्वर के ऊपर कभी कभी ब्लैक कलर का एक लेयर आ जाता है, वो ब्लैक कलर का भी जो लेयर आता है वो भी उसके पीछे का भी रीज़न है ये कोरोजन। क्या होता है, सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सिल्वर जो होता है वो हवा में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। सिल्वर क्या करता है, जैसे ये जो सिल्वर है वो हवा में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बना लेता है। ठीक है, अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बना लेता है। अब ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो हमारा ब्लैक कलर का एक लेयर होता है। तो यही होता है कि सबसे पहले सिल्वर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एयर टू फॉर्म अ ब्लैक लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर जो होता है वो हवा में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बना लेता है, Ag2S। ठीक है, तो अब सिल्वर जो होता है वो हवा में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो अपने ऊपर सिल्वर सल्फाइड का एक लेयर बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। कोरोजन ऑफ कॉपर, जब कॉपर को हम थोड़े समय के लिए हवा में छोड़ देते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर तीनों के साथ रिएक्ट करके एक ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ा लेता है। कॉपर जो है वो जब उसको हवा में छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर तीनों के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ा लेता है। वो ग्रीन कलर का कोटिंग होता है हमारा बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। जो हवा में प्रेजेंट कॉपर जो होता है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जो हमारा मॉइस्चर है, इस तीनों के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, अपने ऊपर एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना लेता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो कॉपर होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब एक्टिविटी 1.11 में जब ऑक्सीडेशन हो रहा था इसका, तो CuO बन रहा था। और ये जो CuO होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है। ये जो CuO होता है वो होता है हमारा ब्लैक कलर का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी जो ये कोरोजन होता है उसका, तो कोरोजन के दौरान वो एक सेकेंड कंफ्यूज नहीं होएगा, एक सेकेंड हम आपको बताते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जब ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब ये कॉपर हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है केवल और केवल। जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक। लेकिन जब ये कॉपर हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तीनों के साथ रिएक्ट करता है, तब ये अपने ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर बना लेता है। और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि, और ये जो इसको वापस से किया जा सकता है, ये कॉपर जो होता है हमारा रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को वापस से हीट करके हम जब हीट करेंगे तो Cu+O2 बन जाएगा। अब आपको बताना है कि ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। 3 तरीके के होते हैं, हीट दिए हैं 3 तरीके से होता है। एक होता है हीट की वजह से, एक होता है सनलाइट की वजह से, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो आप बताइए, यहाँ पे हीट दिए तो इसका डिकम्पोजिशन का रिएक्शन का, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम क्या होगा। तो वापस से इस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को हम वापस से रेडिश ब्राउन कॉपर में प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ दिया हुआ था कि ये जो कॉपर के ऊपर जब वो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर का मतलब है कि बहुत लंबे समय तक के लिए जब हम उसको एयर में छोड़ देते हैं, तो कॉपर जो है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर तीनों के साथ रिएक्ट कर जाता है और अपने ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ा लेता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो पेंट करके, आयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जिंक का लेयर चढ़ा देना। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है कि किसी भी मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देना। अब जिंक जो है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ उतना तेज़ी से रिएक्ट करता नहीं, तो कोरोजन उतना तेज़ी से होता नहीं है। अल्लोइंग का मतलब कि 2 डिफरेंट मेटल्स या नॉन मेटल्स को रिएक्ट करवा देना, उसको कंबाइन कर देना ताकि वो आसानी से रिएक्ट ना करे, आसानी से कोरोजन ना हो सके। दीज मेथड्स एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर कटिंग द ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। ये करता क्या है, इस मेथड से होता क्या है, तो इस मेथड से जो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन है, एयर है, उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। जैसे अगर हम ये मान के चले थे आयरन था, आयरन के ऊपर हम एक लेयर चढ़ा दिए पेंट का। अब ये पेंट हवा में प्रेजेंट एयर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर को इस आयरन तक पहुंचने नहीं देगा। अब ऑक्सीजन तक सॉरी ये जो आयरन है, आयरन के ऊपर जब हम पेंट कर देते हैं, अब इसके ऊपर जब हम मान के चलते हैं इस तरीके से पेंट कर दिए हैं, तो ये होता क्या है कि हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन, वाटर, ये आयरन के साथ कांटेक्ट में आ नहीं पाता है। और जो कांटेक्ट में आएगा नहीं तो रिएक्शन होगा नहीं, और रिएक्शन होगा नहीं तो ये आयरन लंबे समय तक बच पाता है। तो एक बैरियर प्रोवाइड करता है। ये जो पेंटिंग हो गया, आयलिंग हो गया, ग्रीसिंग हो गया, गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है इस आयरन के ऊपर एक जिंक का लेयर चढ़ा देना, जिंक का लेयर चढ़ा देना ताकि वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर पाए। अब आते हैं रैंसिडिटी, जो लास्ट टॉपिक है हम लोगों का। और हाँ, ये लास्ट टॉपिक है हम लोगों का, उसके बाद कुछ रिकॉल कर लेंगे एक बार। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल। खाने के अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है
वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और उसके बाद हाईली अनप्लेजेंट ऑर्डर और टेस्ट आ जाता है खाना में। मतलब खाने के अंदर जो खाना का सुगंध खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है, वो होता है कि खाने के अंदर जो फैट और ऑयल प्रेजेंट है वो रिएक्ट कर जाता है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ। और जब वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो फिर खाने के लिए उतना अच्छा रहता नहीं है, जो हम उसी की वजह से हम लोगों को फूड पॉइजनिंग होता है और भी डिफरेंट तरीके की बीमारी हो जाती है। रैंसिडिटी क्या होता है कि वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ खाने में प्रेजेंट फैट वाली ये सब रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण एक ख़राब ऑर्डर और टेस्ट आ जाता है। और इससे बचा कैसे जा सकता है? तो वैक्यूम पैकेजिंग और फूड पार्टिकल्स कि उसको वैक्यूम के अंदर पैक कर दो। वैक्यूम के अंदर जब हम उसको पैक करते हैं तो वो फिर हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑक्सीजन है नहीं। अब ऑक्सीजन है नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा तो वो खाना ख़राब नहीं होगा। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स और टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन, जब हम उसको ठंडे जगह पर रखते हैं तो जो ऑक्सीडेशन का रेट होता है, ऑक्सीडेशन का स्पीड होता है, वो घट जाता है, और जब वो घट जाता है तो समय लगता है रेफ्रिजरेशन में ख़राब होने में। एडिंग केमिकल एंटीऑक्सीडेंट्स सच एज BHA, केमिकल एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाना। जैसे हम लोग पिकल्स खाते हैं, बाहर में जो अचार आता है, उस अचार को जब खाते हैं तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया गया होता है, जैसे BHA, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ताकि वो जल्दी ख़राब ना हो। फ्लशिंग फूड पैकेट्स विथ इनर्ट नाइट्रोजन गैस, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस मिला देते हैं, मतलब पहले उसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अगर है तो वो रिएक्ट करता नहीं है खाने के साथ, और अगर खाने के साथ रिएक्ट करेगा नहीं तो खाना ख़राब नहीं होता है। स्टोरिंग फूड इन द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ लाइट, अब हम खाने को एब्सोल्यूट एब्सेंस एकदम अंधेरे जगह पर रखते हैं तो वहाँ पे भी उसको लाइट मिल नहीं पाता, एनर्जी मिल नहीं पाता है, ताकि वो रिएक्शन कर सके, और अगर रिएक्शन होगा नहीं तो खाना ख़राब नहीं होगा। तो ये कुछ तरीका था जिससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं खाना को। तो ये होता है रैंसिडिटी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक एक करके सबसे पहले ये जो एक्टिविटीज़ है या फिर जो भी हम लोग पढ़े उसके एक बार रिकैप कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इसी के साथ हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दो तरीके के चेंज होता है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये दो तरीके के चेंज होते हैं। इसमें फिजिकल चेंज में अगर हम बात करें तो फिजिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें केवल और केवल सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती थी। केमिकल चेंज वैसे चेंज को कहते हैं जिसमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती थी, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होता था, इसमें न्यू सब्सटेंस बनता था, इसमें नो न्यू सब्सटेंस, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता था। ये जनरली रिवर्सिबल होते हैं, मतलब अपने पुराने फॉर्म में वापस आ सकते हैं। ये जनरली इरिवर्सिबल होते हैं, पुराने फॉर्म में वापस नहीं आ सकते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, इसमें बात करें तो बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसके बाद जब कहीं पे भी हम कोई केमिकल चेंज देखते हैं तो उसके अंदर है पक्का है जो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर कोई चेंजेस होता है, और जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के अंदर कोई चेंजेस होता है और एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है विथ न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एकदम नया फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट जिसके अंदर चेंजेस होता है, प्रोडक्ट जो नया सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जैसे चेंज इन स्टेट, जैसे बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, यहाँ पे गैस और गैस रिएक्ट करके सॉलिड चीज़ बन रहा था, तो ये भी चेंज इन स्टेट का था। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होना, जैसे यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा था और हीट रिलीज होता है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। चेंज इन कलर, दो एक्वस सॉल्यूशन को मिला रहे थे तो एक येलो कलर का प्रिसिपिटेट बच रहा था तो उसे हम चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तो जैसे वो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब बच जाता है किसी रिएक्शन के बाद तो उसे हम प्रिसिपिटेट कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, इसी केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है केमिकल इक्वेशन। उसमें सबसे पहले वर्ड इक्वेशन देखे थे। वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि वर्ड के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये अनबैलेंस होता है, दोनों तरफ
इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते हर एक एलिमेंट के, बैलेंस्ड दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ ईच एलिमेंट। करते क्यों है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके। कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस होते हैं जो हम केमिकल इक्वेशन में लिखते हैं, एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, जी फॉर गैस, ए क्यू फॉर एक्वा सॉल्यूशंस, डाइल्यूट के लिए DIL और कंसनट्रेटेड के लिए CONC। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है सॉलिड सब्सटेंस तो उसके लिए नीचे की तरफ एरो, अगर गैस इवॉल्व हो रहा है तो उसके लिए ऊपर की तरफ एरो। और जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, इन सब का इस्तेमाल हम लोग रिएक्शन के एरो के ऊपर नीचे कर देते हैं। उसका टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग बेसिस पे अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई किए थे। सबसे पहले एनर्जी ट्रांसफ़र के अनुसार एक्सोथर्मिक, अगर हीट रिलीज हो रहा है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, और अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल था रिस्पायरेशन, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्लाइम फ्रॉम क्विकलाइम, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। ये भी आप क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है अभी कि इस क्वेश्चन का खुद से लिखना है। वाई इज, या फिर इस क्वेश्चन को डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई। उसके बाद एक जो एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब एटॉमिक रीअरेंजमेंट के अनुसार सबसे पहले था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस बन रहे थे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। उसके कुछ एग्जांपल देखे थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस टूट के दो या दो से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। अगर एनर्जी हीट के फॉर्म में मिल रहा है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अगर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। और अगर एनर्जी सनलाइट के फॉर्म में मिल रहा है तो उसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस के एग्जांपल थे जो हम लोग देख चुके हैं। उसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। उसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था? जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता था। पहले वाले का जो पॉजिटिव होता था वो दूसरे वाले के निगेटिव के साथ, पहले वाले का पॉजिटिव दूसरे वाले के निगेटिव के साथ, दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के निगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाता था। उसके बाद हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस देखें। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होता था? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों होता है। रिडक्शन जिसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, रिडक्शन जिसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद डेली लाइफ में कुछ ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट्स देखे थे, जैसे कोरोजन में सबसे पहले देखे थे रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन का में जंग लगना, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ऐसा होता है क्यों है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, हमें प्रेजेंट ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर वो ब्राउन कलर का एक लेयर बना लेता है जिसको रस्ट कहते हैं। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर जब होता है हवा में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है और अपने ऊपर एक ब्लैक कलर का लेयर बना लेता है सिल्वर सल्फाइड का। कोरोजन ऑफ कॉपर जो होता है वो अपने ऊपर हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर तीनों के साथ रिएक्ट करके एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बना लेता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजिंग, अल्लोइंग। इस सब में होता क्या है कि
उस मेटल का ऑक्सीजन के साथ हवा में प्रेजेंट गैसेज के साथ जो कांटेक्ट होता है वो कट कर दिया जाता है। रैंसिडिटी क्या होता है कि समय के साथ जो खाना होता है वो ख़राब होने लगता है। ख़राब होता है क्यों है? क्योंकि वो खाने के अंदर जो फैट्स और ऑयल प्रेजेंट है वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और ख़राब स्मेल और टेस्ट आ जाता है, जो हमारे खाने के लिए सही नहीं होता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? तो वैक्यूम पैकिंग करके। अब हवा ही नहीं होगा तो रिएक्शन करेगा नहीं। रेफ्रिजरेशन, जब टेम्परेचर कम कर देते हैं तब भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो कम जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। जब हम रेफ्रिजरेटर में किसी भी चीज़ को डालते हैं तो वो हमेशा के लिए सही ही रह जाता है, ख़राब होता है बस स्लो हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड किया जाता है, जैसे जो पिकल्स हम बाहर समय खाते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाया गया होता है ताकि वो ख़राब ना हो। उसके बाद नाइट्रोजन, जो हम लोग बाहर से चिप्स खाते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर सके। और एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि रिएक्शंस के लिए एनर्जी चाहिए। अब लाइट ही नहीं हो तो कोई एनर्जी मिल नहीं पाएगा, और एनर्जी मिल नहीं पाएगा तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होगी। तो इसी के साथ हम लोगों का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अब हम लोग अगले लेक्चर में इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को डर ना रहे। थैंक यू सो मच, बाय।